हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम रोज़ की तरह आज भी 20 क्वेश्चन जो कि जीएस के एक्सपेक्टेड, जो कि यूपीपी एवं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के मतलब एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज भी हम एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं और चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु या निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिया है सोना, ऑप्शन ए दिया है सोना, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है चांदी और ऑप्शन डी दिया है लोहा। क्या हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? ये थी आपकी लोहा। हड़प्पा सभ्यता में सोना की खोज से मिल चुका था, तांबा मिल चुका था और चांदी मिल चुकी, लेकिन लोहा नहीं था। अगर पूछे लोहा कब मिला तो ये मिला था आपका वैदिक काल में इसकी खोज हुई थी। कब? वैदिक काल में। वैदिक काल में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है कि लोहा उस समय हमें नहीं प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कितने प्रांत हैं। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? ऑप्शन ए दिया है 9, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 8 और ऑप्शन डी दिया है 11। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अगर पुराने नाम की बात करें, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था सिलोन। क्या था? सिलोन इसका पुराना नाम था। ठीक है, अगर से इसका नाम मतलब 1972 में आपका 1972 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? लंका कर दिया गया था। क्या? लंका। और 1978 में इसका नाम श्रीलंका हुआ था। श्रीलंका इसका 1978 में इसका नाम हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे इसकी राजधानी है। और यहाँ पे दो भाषाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। भाषा कौन सी है? देखिए आपकी तमिल और देखिए आपकी सिंहली। ये दो भाषाएं यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, तो पूछा था श्रीलंका में कितने प्रांत है। श्रीलंका में कितने प्रांत है? तो ये कितने प्रांत है? श्रीलंका में 9 प्रांत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्या? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और पुराना नाम पूछे सिलोन है। 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया। 1978 में श्रीलंका हुआ। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। भाषा यहाँ पर दो आधिकारिक भाषा तमिल और सिंहली। और कितने प्रांत है? तो 9 प्रांत है। और सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है निहित लागत, ऑप्शन बी दिया अधिशेष लागत, ऑप्शन सी दिया है नियत लागत और ऑप्शन डी दिया है विक्रय लागत। तो विज्ञापन देने के लिए यानी प्रचार करने के लिए, किसी चीज़ का अपना प्रचार करने के लिए, तो उसे कौन सा लागत करते हैं? मतलब जैसे इसमें कौन सा खर्चे आते हैं प्रचार में? जैसे आपने होल्डिंग बनवाया, क्या होल्डिंग हो गया, बैनर हो गया, पर्ची हो गया, ये सब खर्चे किस मतलब श्रेणी में आते हैं? तो ये सब आते हैं विक्रय लागत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? विक्रय लागत के। क्या क्या होल्डिंग हो गया, पर्ची हो गया, बैनर हो गया, ये सब ये सब विक्रय लागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? इनमें से सबसे ज़्यादा बार
इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए दिया आर के षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन बी दिया प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी दिया मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी दिया है पी चिदम्बरम। तो हम अगर से हम केंद्रीय बजट प्रस्तुत की मतलब केंद्रीय बजट के बारे में बात करें, अगर से पूछे बजट के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में मतलब संविधान में के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, ठीक है, किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, तो किसमें उल्लेख है, मतलब अगर बजट की बात करें बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, बजट की जगह क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। किस अनुच्छेद में? 112। क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। पूछे बजट के बारे में, तो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 112 के तहत किसको बताया गया? बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण को बताया गया है। अब पूछे सबसे ज़्यादा बार किसने प्रस्तुत किया, तो इसने मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 7 बार, 10 बार इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगर से आर के षणमुखम शेट्टी की बात करें तो इन्होंने कितनी बार पेश किया है, तो ये 7 बार किए हैं। कितनी बार? 7 बार, 7 बार इन्होंने किया है। अब प्रणब मुखर्जी की बात करें तो इन्होंने भी 7 बार किया है। और कौन कौन है जो मतलब 7 बार प्रस्तुत किए हैं, तो एक यशवंत सिंह, कौन? यशवंत सिन्हा है, ये भी 7 बार प्रस्तुत किए हैं। और एक है वाई.बी. चौहान, वाई.बी. चौहान, वाई.बी. चौहान, ये दोनों कितनी बार? 7 बार, 7 बार इन्होंने प्रस्तुत किया। और सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने कितनी बार? 10 बार। पी चिदम्बरम की बात करें तो इन्होंने 8 बार, पी चिदम्बरम 8 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है। और 8 बार कौन है? तो अरुण जेटली। कौन? अरुण जेटली, अरुण जेटली, इन्होंने भी 8 बार बजट प्रस्तुत किया है। कितनी बार? 8 बार, 8 बार। पी चिदम्बर, अरुण जेटली 8 बार प्रस्तुत किए हैं। मोरारजी देसाई 10 बार, आर के षणमुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, वाई.बी. चौहान, इन्होंने कितनी बार? इन्होंने 7 बार। अगर से बजट की बात करें, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है और उसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुच्छेद 112 में किया गया। अगर से पूछे मतलब बजट कब पेश होता है, तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब? 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए दिया है बेसबॉल, ऑप्शन बी दिया बास्केटबॉल, ऑप्शन सी दिया है ताश और ऑप्शन डी दिया है गोल्फ, ठीक है। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे और गोल्फ से और कौन से मतलब कप या ट्रॉफी संबंधित है, कौन सा है? जैसे हो गया आपका सर्किट कप, कौन सा? सर्किट कप। एक है आपका वाकर कप, वाकर कप। एक है आपका डनहिल कप, डनहिल कप। ये सब किससे संबंधित है? सर्किट कप, वाकर कप, डनहिल कप, ये सब गोल्फ से संबंधित हैं, ठीक है। अगर हम बास्केटबॉल की बात करें, किसकी? बास्केटबॉल से संबंधित कौन कौन से हैं? तो यह आपका नेहरू कप, नेहरू कप और एक आपका फेडरेशन कप। कौन सा? फेडरेशन कप। इसे किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। ताश के बारे में तो हमें नहीं पता लगा, आपको कोई अगर कप पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसके बारे में? ताश के बारे में, ताश के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? भूटान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए दिया आपका सिक्किम, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है क्या? असम। ऑप्शन डी दिया है असम। तो भूटान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो किसकी लगती है? असम की सीमा सबसे अधिक लगती है, ठीक है। अगर से सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की सीमा मतलब भूटान के साथ कितनी सीमा है सिक्किम की? ये 32 किमी लगती है, 32
किमी। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं आपका 183 किमी सीमा भूटान के साथ साझा करती है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करती है 217 किमी। असम 267 किमी। असम 267 किमी, जो कि सबसे ज़्यादा भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। सबसे कम सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम कितना है? 32 किमी है, सिर्फ 32 किमी, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, क्योंकि असम की सीमा भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया ब्राज़ील, ऑप्शन सी दिया है कनाडा, ऑप्शन डी दिया है इंडोनेशिया। तो अगर हम मतलब सबसे बड़े राज्य सबसे बड़े देश की बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका रूस। कौन सा है? रूस है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका कनाडा। कौन सा? कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे आपका चीन। कौन? चीन। और चौथे नंबर पे आपका ब्राज़ील। चीन के बाद ब्राज़ील चौथे नंबर पर। पहले पे है आपका रूस, दूसरे पे आपका कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे नंबर पर आपका यूएसए आएगा। क्या आएगा? यूएसए चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे यूएसए है, यानी अमेरिका। क्या? यूएसए। और पाँचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। और छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे है। और सातवें नंबर पे आपका भारत। और आठवें नंबर पे कौन सा है? आठवें नंबर पे आपका इंडोनेशिया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस नंबर पे है? अर्जेंटीना 8वें नंबर पे है। फिर से एक बार देख लेते हैं। रूस आपका सबसे बड़ा देश जो कि पहले नंबर पर आता है, उसके बाद आता है कनाडा, दूसरे पे, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे यूएसए यानी अमेरिका, पाँचवें पे आपका ब्राज़ील, छठे पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आता है आपका भारत, आठवें पे कौन सा आता है? ये आता है आपका अर्जेंटीना। पूछा है भारत से बड़ा नहीं है। भारत से बड़ा इसमें से कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है जो कि छठे नंबर पर आता है, भारत सातवें पे है। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील 5वें नंबर पे आता है। और कनाडा की बात करें, कनाडा दूसरे नंबर पर। और इंडोनेशिया जो है ये भारत से बड़ा नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? किसके लिए? ऊँटों के लिए। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? ठीक है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ने दिया संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी दिया है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी दिया है सऊदी अरब, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनाया गया है ऊँटों के लिए पहला होटल? ये बनाया गया आपका सऊदी अरब में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और एक बनाया गया आपके भारत में है कुत्तों के लिए होटल। किसके लिए? कुत्तों के लिए होटल। कुत्तों के लिए होटल कहाँ बनाया गया आपके? ये बनाया गया आपका भारत के हरियाणा राज्य के गुड़गांव में बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ने दिया आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दिया पंचतंत्र, ऑप्शन सी दिया मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी दिया है इंडिका। तो कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिखे थे आपके अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर से हम पंचतंत्र की बात करें तो किसकी पुस्तक है? ये विष्णु शर्मा की पुस्तक। किसके? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। अगर से मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की पुस्तक कौन सा है? मुद्रा राक्षस। इंडिका की बात करें, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इसमें क्या बताया? इसमें
पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया, पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया, यानी पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया किसमें, इंडिका में। ठीक है, अगर से हम और कुछ बुक के बारे में बात करते हैं, जैसे हो गया बुद्ध चरितम, कौन से, बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है, तो यह किसकी, अश्वघोष की है, किसकी, अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरितम। ठीक है, अगर से पूछे मिताक्षरा किसकी, कौन से, मिताक्षरा किसकी पुस्तक है, मिताक्षरा, मिताक्षरा ना, ये किसके, ये विज्ञानेश्वर की है, किसकी है, विज्ञानेश्वर की पुस्तक है, कौन सी, मिताक्षरा। अगर से पूछे हम अग्निवीणा किसकी पुस्तक है, अग्नि, कौन सी, अग्निवीणा किसकी पुस्तक है, तो यह आपके काजी जनरल, काजी जनरूल इस्लाम की पुस्तक है, काजी जनरूल इस्लाम की पुस्तक कौन से, अग्निवीणा। अगर पूछे रघुवंशम किसकी पुस्तक है, रघुवंशम किसकी पुस्तक है, आपके कालिदास की है, कालिदास की पुस्तक कौन सी है, रघुवंशम। और पाटलिपुत्र, अरे क्या है आपका, पॉलिटिक्स, कौन सा, पॉलिटिक्स। और पूछे पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी अरस्तु की, अरस्तु की पुस्तक कौन सी है, पॉलिटिक्स। रिपब्लिक किसकी है, ये प्लेटो की है, कौन सी, रिपब्लिक, ये किसकी है, आपके प्लेटो की पुस्तक है, कौन सी, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक। ठीक है, तो पूछा था निम्नलिखित में कौन से, कौटिल्य ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये थी आपकी अर्थशास्त्र। पंचतंत्र की बात करें, पंचतंत्र की बात करें थी आपकी विष्णु शर्मा की। ऑप्शन सी दिया है आपका मुद्राराक्षस विशाख दत्त की, और डी ऑप्शन दिया था इंडिका जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक है, इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। अगर बुद्ध चरितम की बात करें, बुद्ध चरितम की बात करते हैं किसकी पुस्तक है, अश्वघोष की। मिताक्षरा किसकी, विज्ञानेश्वर की है। और अग्निवीणा की बात करते हैं काजिन जनरूल इस्लाम की पुस्तक, काजिन जनरूल इस्लाम की पुस्तक कौन सी है, अग्निवीणा। और रघुवंशम की बात करें तो कालिदास की है। और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो आपकी अरस्तु की पुस्तक है। रिपब्लिक की बात करें तो आपकी प्लेटो की पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया शास्त्रीय छऊ, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध किस राज्य से नहीं है, मतलब शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध किस राज्य से नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए क्या दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया आपका झारखंड, ऑप्शन बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया उड़ीसा, और ऑप्शन डी दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम छऊ की बात करें, किसके, छऊ नृत्य की बात करें तो इसके 3 रूप हैं। किसने, 3 रूप हैं, छऊ नृत्य के 3 रूप हैं। पहला कौन सा है, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। ठीक है, और दूसरा है आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। तीसरा है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ ये क्या है आपका तीसरा। अगर से पूछे पुरुलिया छऊ कहाँ मनाया जाता है, ये आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल में मनाया। कौन सा, पुरुलिया छऊ। अगर से मयूरभंज की बात करते हैं आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, कहाँ पर, उड़ीसा में। और सरायकेला की बात करें, सरायकेला छऊ की बात करते हैं आपका झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर, झारखंड में। कौन सा छऊ मनाया जाता है, ये सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है। तो पूछा था कौन से राज्य से संबंधित नहीं है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर सरायकेला छऊ मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करें यहाँ पर कौन सा, मयूरभंज छऊ मनाया जाता है, मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें पुरुलिया छऊ यहाँ पर मनाया जाता है, यानी तमिलनाडु इससे संबंधित नहीं है। छऊ से संबंधित कौन सा राज्य नहीं है, तमिलनाडु नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर होगा। यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर ठीक, ट्रांसजेंडर का नाम है, ट्रांसजेंडर का नाम है। ऑप्शन ने दिया है शांति, ऑप्शन ने दिया है आपका शांति देवी, ऑप्शन बी दिया है राम मूर्ति, ऑप्शन सी दिया है नर्तकी नटराज, ऑप्शन डी दिया है कार्तिक, ऑप्शन डी दिया है कार्तिक। ये बी भी 2 बार हो गया, राम मूर्ति। ठीक है, पूछा है कौन से ट्रांसजेंडर का नाम है, मतलब का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। तो क्या नाम है? नर्तकी नटराज। कौन है? नर्तकी नटराज। पद्म से सम्मानित होने वाले पहली ट्रांसजेंडर हैं। कौन? पहली ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज हैं। ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो एक तमिलनाडु की हैं। कहाँ की? तमिलनाडु की हैं। ठीक, अगर से पूछे देश की पहली किन्नर जज कौन है? कौन देश की पहली किन्नर जज, किन्नर जज कौन है? तो यह है जोइता मंडला। जोइता मंडल है, कहिए जोइता मंडल। कौन है? जोइता मंडल। अब पूछे अगर देश की पहली किन्नर विधायक कौन है? तो यह शबनम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया नर्तकी नटराज, जो कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामनवमी का त्यौहार हिंदू यानी हिंदी माह के किस मतलब किस माह में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ने दिया आपका फागुन, ऑप्शन ने दिया आपका चैत्र, ऑप्शन भी दिया है फागुन, ऑप्शन सी दिया कार्तिक, और ऑप्शन डी दिया था आपका अश्विन। लिख लीजिए, हम करते हैं अश्विन। ऑप्शन डी दिया है आपका अश्विन। ठीक है, कौन सा त्यौहार पूछा है? रामनवमी का त्यौहार पूछा है। तो ये किस माह में पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका चैत्र के अंतिम तिथि को रामनवमी का त्यौहार पड़ता है। कब? चैत्र के अंतिम तिथि को, अंतिम तिथि को। चैत्र के अंतिम तिथि कौन सा त्यौहार पड़ता है? रामनवमी का त्यौहार पड़ता है। अगर हम फागुन की बात करें, फागुन माह में कौन सा त्यौहार पड़ता है? तो आपका होली पड़ता है। कौन सा? होली। फागुन माह के पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगर कार्तिक की बात करें, कार्तिक को पड़ता है आपका, कार्तिक माह में कौन सा त्यौहार पड़ता है? दीपावली पड़ता है, दीपावली। ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका अमावस्या के दिन मनाया जाता है, अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगर से पूछे हम मकर संक्रांति की बात करें, किसकी? मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति की बात करते हैं, कब मनाया जाता है? पौष, मतलब पौष माह के, पौष माह में। कब? पौष माह में, पौष माह मतलब ये अधिकतर 14 से 15 जनवरी लिख लीजिए, जनवरी 14 से 15 जनवरी को, यानी पौष माह में मनाया जाता है। किस माह में? पौष माह में। और मकर संक्रांति को कई राज्यों में कई नामों से जाना जाता है। जैसे ताई पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? ताई पोंगल की बात करें, ताई पोंगल की बात करें, तमिलनाडु में किसको कहा जाता है? मकर संक्रांति को ही कहा जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ताई पोंगल मकर संक्रांति को कहा जाता है। और भोगाली बिहू किसका कहा जाता है? इससे भी मकर संक्रांति को ही क्या कहा जाता है? भोगाली बिहू। कहाँ पर? बिहू कहाँ का है? असम का। इससे जोड़ सकते हैं भोगाली बिहू। कहाँ पर? असम में। असम में इसे क्या कहते हैं? भोगाली बिहू। अगर से गुजरात की बात करें, यहाँ पर इसे उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण। उत्तरायण कहाँ पर करते हैं? इसे गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? ऑप्शन है दिया आपका 1, ऑप्शन भी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 4।
भारत पुरुष हॉकी विश्व कप। अगर हम हॉकी विश्व कप की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। कब? 1971 में। पहली बार ये कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ पर? पहली बार बार्सिलोना में हुआ था। बार्सिलोना में हुआ था। अगर पूछे इसमें कौन विजयी रहा, तो इसमें पाकिस्तान मतलब विजेता रहा। कौन? पाकिस्तान विजेता रहा। और किससे मतलब रनर अप कौन थे? स्पेन से जीता था। किससे? स्पेन से। ठीक, पाकिस्तान विजेता था। और भारत में से तीसरे नंबर पे भारत था। कौन? तीसरे नंबर पे भारत था आपका। ठीक है। और फिर इसके बाद भारत कब जीता? तो भारत 1975 में, मात्र एक बार 1975 में जीता था। ठीक है। किसको हराकर थे? पाकिस्तान को ही हराकर भारत जीता था। भारत किसको? पाकिस्तान को हराकर जीता था। कौन? भारत आपका जीता था। ठीक है। और पूछे जब 1975 में, जब 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत ने जीता था, उसमें उसका कप्तान कौन थे? कौन थे आप कप्तान? भारत के कैप्टन कौन थे? भारत के कैप्टन कौन थे? कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। अजीत पाल सिंह कौन थे? इस हॉकी टीम के कप्तान थे। भारत के हॉकी टीम के कैप्टन की बात करें, कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। ठीक है। तो भारत पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक ही बार कब जीता है? कब जीता है? 1975 में जीता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी क्या हॉकी मैदान का आयाम होता है 90 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, या 36 मीटर लंबा, या 55 मीटर चौड़ा, या 91.4 मीटर लंबा, या 55 मीटर चौड़ा, या 95 मीटर लंबा, या 60 मीटर चौड़ा। तो हॉकी मैदान के आयाम की बात करें तो कितनी मीटर लंबा चौड़ा होता है? तो होता है आपका 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है। अगर हम हॉकी की स्टिक के बारे में बात करें, हॉकी की स्टिक कितनी लंबी होती है? हॉकी की स्टिक कितनी लंबी होती है? होती है आपका 105 सेमी लंबी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 105 सेमी लंबाई होती है। अगर इसके स्टिक की वजन की बात करें, स्टिक की वजन की बात करें, स्टिक की वजन की बात करते होता है आपका 737 ग्राम। 737 ग्राम इसका वजन होता है। अगर स्टिक के मतलब हॉकी के बॉल की मतलब वजन के बारे में बात करें, हॉकी की बॉल के वजन के बारे में बात करें तो 155 से 163 ग्राम लंबा वजन होता है। 155 से 163 ग्राम इसकी मतलब वजन होती है। ठीक है। और इससे हम समझ, अगर तो हॉकी से संबंधित कप या मतलब ट्रॉफी की बात करें, कप कौन कौन से या ट्रॉफी की बात करें, देखिए आपका लेडी रतन ट्रॉफी है। कौन से? लेडी रतन ट्रॉफी। लेडी रतन ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपका हॉकी से संबंधित है। और एक आपका रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। एक है आपका बेगम रसूल ट्रॉफी, और एक है आपका सीढ़ी कप। और सबसे अगर से पूछे सबसे पुराना कप कौन सा है, तो आपका बेटन कप है। कौन सा है? बेटन कप सबसे पुराना कप है। बेटन कप सबसे पुराना कप है। ठीक है। अगर पूछे हॉकी के मैच का मतलब समय कितना होता है, कितने समय का होता है मैच? 60 मिनट का होता है। और फुटबॉल कितने समय का होता है? 90 मिनट का होता है। ठीक। और कबड्डी कितने समय का होता है? ये आपका 40 मिनट का होता है। यहीं पर लिख लेते हैं। हॉकी के समय के बारे में बात करें तो ये आपका 60 मिनट का मैच होता है। 60 मिनट का मैच होता है। फुटबॉल की बात करें, इसके फुटबॉल की बात करें तो ये होता है आपका 90 मिनट का, 90 मिनट का। और किसकी कबड्डी की बात करें, कबड्डी का मैच कितने समय का होता है? तो ये आपका होता है 40 मिनट का। 40 मिनट का मैच किसका होता है? कबड्डी का मैच होता है। ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि 91.4 मीटर तथा मीटर लंबा तथा 55 मीटर चौड़ा हॉकी मैदान का आयाम होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है?
ऑप्शन ए दिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी दिया भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतलब चयन होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा को चुना जाता है। ठीक, अगर पूछे लोकसभा का शपथ, लोकसभा का अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका शपथ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में कांग्रेस की मतलब किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। तो यहाँ पर मतलब किसकी अध्यक्षता में पूछा है। ऑप्शन ए दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया जगजीवन राम, ऑप्शन डी दिया है आसफ अली। तो 1929 मतलब लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? उसमें अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर से मतलब किसकी बात किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप दिया था। और पूछा इसकी पहली बार मांग कब की गई थी? आपकी दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में 1906 में। कब? 1906 में इसकी पहली बार मांग की गई थी। अगर से दिसंबर 1929 की लाहौर अधिवेशन की बात करें जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके अध्यक्ष थे, इसमें इसकी विशेषता क्या थी? इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, कौन सा? स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी। मनाने की बात कही गई थी। ठीक है, और इसी सम्मेलन में गोलमेज मतलब जो कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, यहीं पर उसका बहिष्कार भी किया गया था। कहाँ पर? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 1929 में किसकी अध्यक्षता थी? उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी। इसी समय क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और क्या हुआ था? और मतलब गोलमेज सम्मेलन में न जाने के यानी उसका बहिष्कार किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मतलब कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन दिया है बनारस में, ऑप्शन बी दिया है कुशीनगर में, ऑप्शन सी दिया है सारनाथ में, ऑप्शन डी दिया है बोध गया में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आपका बोध गया में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए हम अगर से बुद्ध के बारे में बात करें, इनके जन्म कब हुआ था? अभी कल के क्लास में ही बताए थे इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था 500, इनका जन्म हुआ था कब? 563 BC में। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। 563 BC में। अगर से मृत्यु की बात करें, इसकी मृत्यु 563 BC में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु के बाद 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर से इनके माता का नाम पूछे, इसकी माता का नाम क्या था? महामाया था। महामाया इनकी माता थी। और पिता थे इनके शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। इनकी पत्नी थी यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। इनके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था, पुत्र का नाम था राहुल। उनकी शादी कब हुई थी? इनकी इनके 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। कब? 16 वर्ष की उम्र में। इसके 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र हुआ जो कि जिसका नाम राहुल है। और इसके 1 वर्ष बाद इन्होंने घर त्याग दिया। ठीक, घर त्याग दिया यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और इसके 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष के 6 वर्ष बाद 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा। और 6 वर्ष बाद इन्होंने यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई थी? बोध गया बिहार में। कहाँ पर? बोध गया बिहार में। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे इन्हें
ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्ज पूछे किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गर्स पूछे इन्होंने अपना पहला ज्ञान पहला उपदेश किसे दिया था? तो इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसके? 5 ब्राह्मणों को दिया था। और 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे? तो थे आपके, एक थे वप्पा, कौन से? वप्पा थे, मधनामा थे, मधनामा भोदिया, अस्सा और कौडिन्य। ये 5 ब्राह्मण थे जिन्हें महात्मा बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था। पहला उपदेश इन्हें 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगर पूछे अंतिम उपदेश किसे दिया था? अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो इन्होंने कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। किसे दिया था? सुभद्र को। कहाँ पर? कुशीनगर में दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चंद्रशेखर आजाद के शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद के शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन ने दिया आपका 11 फरवरी 1931, ऑप्शन भी दिया है 27 फरवरी 1931, ऑप्शन सी दिया 13 अप्रैल 1931 और ऑप्शन डी दिया है 14 अगस्त 1931। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करें, चंद्रशेखर आजाद के जन्म के बारे में बात करें। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। और पूछा शहादत कब हुई थी इनकी? 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को। और इनका किस कारण हुआ था? तो ये भी है इन्होंने भगत सिंह को फांसी की डेट थी आपकी 24 मार्च 1931, जो कि एक दिन पहले दे दिया गया, तो 23 मार्च 1931 को। इनका पहले से प्लान था कि उन्हें बचाने के लिए, तो उन्हें बचाने के लिए इन्होंने कुछ बात करने के लिए अपने मित्र किससे? सुखदेव राज से। वो सुखदेव राज ने जो कि जेल में थे। एक और मित्र थे इनके सुखदेव राज, जो कि अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को मिलने गए थे। यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में कब? 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अपने मित्र सुखदेव राज से, किससे? सुखदेव राज से मिलने गए थे। किससे? सुखदेव राज से मिलने गए थे। और इसकी मुखबिरी यानी इसकी जानकारी अंग्रेजों को किसने दी थी? तो इसकी जानकारी अंग्रेजों को दी थे वीरभद्र तिवारी ने। किसने? वीरभद्र तिवारी ने इसकी मुखबिरी कर दी। किससे? अंग्रेजों से। तब वहाँ पर अंग्रेज ने यहाँ पर आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी समय गोलीबाजी में इनके पास अंतिम बताया था कि इनके पास एक अंतिम गोली बची थी, तो जिससे इनका इच्छा था कि उन्हें अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना है, इसलिए उन्होंने वो गोली अपने खुद अपने सिर में मार ली थी, जिसके कारण ये 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ने दिया लक्षद्वीप, ऑप्शन भी दिया है दादर नगर हवेली और दमन दीव, ऑप्शन से दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन भी दिया है पुदुचेरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी, 32 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका है 59,146 वर्ग किमी, 59,146 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है आपका लद्दाख का क्षेत्रफल है। वैसे राज्य की बात करें, राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं आपका 3,42,239 वर्ग किमी,
कौन सा 3,42,239 वर्ग किमी राजस्थान का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपका गोवा। कौन सा, गोवा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,702 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। यानी सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है। क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है। ऑप्शन ने दिया आपका 300, आप कितने दिन, 300 दिन। ऑप्शन बी दिया आपका 200 दिन। ऑप्शन सी दिया है 250 दिन। और ऑप्शन डी दिया है आपका, यह है आपका ऑप्शन डी है आपका 100 दिन। यानी ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। क्या है, कितने दिन का रोजगार देता है आपका, 100 दिन का रोजगार देता है। अब पूछे सबसे अधिक राशि कहाँ दी जाती है। सबसे अधिक राशि है आपका हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। कितनी राशि है, ये आपका 357 रुपया है, 357 रुपया। और सबसे कम राशि कहाँ पर दी जाती है, आपकी मध्य प्रदेश में दी जाती है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 221 रुपये है, 221 रुपये। कहाँ की, मध्य प्रदेश। सबसे कम राशि, सबसे अधिक हरियाणा में। ठीक है। अगर से पूछे नरेगा एक्ट कब आया था, तो आया था आपका 2005 में। लागू कब हुआ था, तो हुआ था आपका 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किया था रघुवंश प्रसाद सिंह ने। ये क्या थे उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे। कौन थे पहले ये लिख लीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया था। क्या थे उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे। कौन थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे। इन्होंने ही उद्घाटन किया था, ठीक है। और इसका नाम मनरेगा कब से हो गया, इसका नाम मनरेगा हो गया 2009 से। कब, 2009 से इसे इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम से। मनरेगा। ठीक है, क्या हो गया, मनरेगा। ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा 100 दिन के लिए रोजगार देता है। सबसे अधिक राशि की बात करें तो हरियाणा में दी जाती है 357 रुपये। और सबसे कम राशि 221 रुपये जो कि मध्य प्रदेश में दी जाती है। ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।